रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। यदि आप किसी दिव्यांग, अनाथ, आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को जानते हो तो कृपया इस जानकारी को अधिक छात्रों के साथ साझा करें। दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल जलगांव पुणे यह भारत की प्रथम एनजीओ है जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम ले रही है। यूपीएससी, एमपीएससी, बैंक जैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षा का फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दिव्यांग और अनाथ छात्रों के लिए डिग्री एवं पीजी शिक्षा की सुविधा, दृष्टिबाधित अल्पदृष्टि छात्रों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण। इस प्रवेश परीक्षा में देश भर से छात्रों का चयन किया जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी और मराठी मीडियम में शिक्षा के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध। विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कृपया वेबसाइट देखें www.deepstumpfoundation.org। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 7 जून। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8149730318 और 8624846332। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत। प्रोग्राम बदलता दौर में आज रविवार का दिन और समय है एक खास मेहमान से आपको मिलवाने का। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं तन्मय जैन साहब से, जो ऑथर हैं। अभी उन्होंने एक किताब लिखी है। वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जैंकी मैक्स ग्रुप के। उन्होंने म्यूजिक सीखा है, बैंक में पीओ थे, वहां उन्होंने रिजाइन किया है। तमाम चीजें उनकी लाइफ के बारे में हम इस शो में जानेंगे। तन्मय साहब, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू, गुड इवनिंग। तन्मय साहब, सबसे पहले हमें थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएं और डिसेबिलिटी के बारे में बताएं। एज अ स्टूडेंट हमेशा थोड़ा सा विजन वीक ही था, बिकॉज एक जेनेटिक डिसऑर्डर है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इसको आरपी भी कहते हैं। तो विजन वीक था, बट कभी इतना वीक नहीं था कि ऐसा लगे कि कोई डिसेबिलिटी है। तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स रहते थे। कभी कम रोशनी में थोड़ी दिक्कत होती थी, कभी कुछ कलर्स के साथ कुछ दिक्कत होती थी। फिर धीरे धीरे स्पोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आने लगी, जैसे क्रिकेट खेलते टाइम बॉल देखने में थोड़ी कुछ दिक्कत आने लगी। फिर धीरे धीरे टीवी देखने में दूर से दिक्कत आई, पास आते गए। फिर तेज रोशनी में पढ़ने की आदत हुई, क्योंकि कम रोशनी में किताब अक्षर ठीक से समझ नहीं आते थे। स्कूल में भी जब बैठते थे तो जिस विंडो सीट लेने की कोशिश करता था कि रोशनी होती है तो स्ट्रेस नहीं होता था, साफ दिखाई देता है, साफ पढ़ाई कर सकता हूँ। फिर एक टाइम आया जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था और 3 से 4 महीने बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने से पहले एक बहुत बड़ा डिप आया विजन में। और सडनली किताब में जो अक्षर जिस तरह दिखते हैं वो अक्षर नहीं, एक काली लंबी लाइन की तरह दिखने लगी। तो उस समय तो समझ नहीं आया कि ये क्या है। पेरेंट्स भी कंफ्यूज थे कि क्या है, ऑल्दो सबको मालूम था कि विजन तो है थोड़ा कम, बट इस तरह अचानक से कुछ हो जाएगा ये नहीं सोचा था। तो ट्रीटमेंट के लिए, टेस्ट के लिए इधर उधर सारा दिन पूरा, आई थिंक वो 1 महीना पूरा शायद ही कोई दिन होगा जब कोई डिफरेंट हॉस्पिटल या कोई डिफरेंट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते थे। और एक टाइम था जब मैंने अपने फादर को बोला था कि इट्स इनफ, अब जिधर भी जा रहे हैं देयर इज नो होप। एंड फाइनली जो डॉक्टर श्रॉफ हैं उनसे मुलाकात हुई थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर उन्होंने जो उनकी आखिरी कोटेशन थी, उनके वर्ड्स थे जो उन्होंने कहा था कि ही विल बी लेफ्ट विद व्हाट ही हैज, यानी जो उसका विजन जितना है उतना ही रहेगा, इससे नीचे जाएगा, इंप्रूवमेंट तो नहीं होने वाली। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं, मेरे फादर और डॉक्टर श्रॉफ थे। एंड मैंने फील किया, महसूस किया दैट माय फादर हैड टीयर्स इन हिज आईज। एंड आई थिंक वो एक पॉइंट था जब मैंने डिसाइड किया था कि आई कांट लूज, यहाँ से मैं हारूंगा तो नहीं, क्या करूं, कैसे करूं वो अभी नहीं पता, बट एटलीस्ट मैं अपनी तकलीफ कभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि इनकी ऑलरेडी काफी है और मेरे को अगर ये खुश नहीं देखेंगे तो इनको और फील होगा। तो वहीं से बस ये था कि मैं खुश रहता था, कभी सोचता नहीं था ज्यादा इस बारे में, क्योंकि दिखा भी कितने टाइम सकते हो आप, अंदर से अगर तकलीफ है तो वो तो बाहर आ ही जाएगी। तो जेन्युइनली खुश होने की कोशिश करता था। और वो एक टाइम था काफी यंग एज में, एक सीख लिया था कि फाइट करना है और उसको एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्टेंस कब आई? और जब हम अवेयर नहीं होते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर से, तो जब हमारी आईसाइट वीक होती है और जब हमें डॉक्टर बताते हैं, फिर एक ब्लाइंड का टैग मिलता है,
तो एक बड़ा सेटबैक होता है, खास तौर पे जो रिसेंटली ब्लाइंड होते हैं उनको एक्सेप्टेंस में काफी प्रॉब्लम आती है। तो आपको एक्सेप्टेंस में कितना समय लगा और ये ब्लाइंड वाला टैग ये कितना बड़ा सेटबैक था आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए? काफी ज्यादा था, मतलब इट वाज क्वाइट अ शॉक। लेकिन मैं काफी फॉर्चुनेट था कि उस समय जो विजन लॉस था वो सिर्फ किताब पढ़ने तक ही सीमित था। यानी किताब के जो छोटे अक्षर होते हैं वो नहीं पढ़ पाता था। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ सकता था, लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रेस डाल के कुछ बहुत चीजें देख लेता था। ऐसे एकदम से बहुत मेजर चेंज नहीं था, सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ पाता था, ये एक चेंज डेफिनेटली था। सो ब्लाइंड का टैग लगना अभी दूर था। तो वो सिचुएशन नहीं थी कि ब्लैक एंड व्हाइट, वो डार्क एंड साइटनेस वैसा वाला सिचुएशन नहीं था अभी। तो जैसे धीरे 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 लाइफ में विजन कम होता चला गया, तो कम 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 करते करते एडजस्टमेंट भी आती गई कि कल तक हेडलाइंस दिख रही थी, अगले साल हेडलाइंस नहीं दिख रही, चलो कोई बात नहीं। कल तक बस के नंबर्स बड़े बड़े दिख जाते थे, फिर वो नहीं दिख रहे, चलो अब इससे डील कैसे करें इसका तरीका ढूंढते हैं। अब रास्ते दिख रहे हैं, अब एक साल बाद रास्ते दिखने बंद हो गए, तो इससे कैसे डील करें। तो ये एक स्लो प्रोसेस था। तो एकदम से कभी बहुत ज्यादा शॉक नहीं लगा और ग्रेजुअली फाइट करता रहा मैं। अगर एकदम से सारी मुसीबत पहाड़ की तरह आती तो आई एम श्योर कि बहुत डिफिकल्ट होता, बट क्योंकि ये थोड़े थोड़े टुकड़ों में आता रहा तो धीरे धीरे मेरे को समय लगता रहा छोटी छोटी चीजों के साथ एडजस्ट करने में और अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करके वापस से अपने आप को खड़ा करने में। जितनी बार गिरता था उतनी बार खड़े होने का समय मिलता था जी, क्योंकि विल पावर तो पहले से पोजीशन में थी कि गिर गए तो गिरे नहीं रहना है, उठना तो है ही, बैठे रहना इज नो ऑप्शन। एजुकेशन में चैलेंजेस आए आप? बहुत चैलेंजेस फेस किए मैंने। उस समय मेरे को यहाँ तक याद है जब मेरा फर्स्ट ईयर कॉलेज में था, ग्रेजुएशन में, ना तो मैं अपनी बात समझा पाता था, ना टीचर्स को अवेयरनेस थी, ना पीयर ग्रुप में अवेयरनेस थी, ना समझ आती थी। ई टेक्स्ट तो बहुत दूर की बात है, ऑडियो फाइल्स ये वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि आई थिंक मैं खुद को जानता था और शायद एक आधा कोई सीनियर थे, वो भी नॉर्थ कैंपस में, जो कोई शायद विजुअली इंपेयर्ड थे जिन्होंने इंग्लिश ऑनर्स करी थी। तो मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, ना ही सपोर्ट सिस्टम था, बिकॉज कंप्यूटर होना, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का अवेयरनेस होना, ये सारी चीजें तो थी ही नहीं, कोई नॉलेज नहीं थी किसी को। तो आई वॉज जस्ट डिपेंडेंट ऑन कि अच्छा ये किताब है जो पढ़ नहीं सकते, मोटे मोटे बड़े बड़े नॉवेल्स थे जो पढ़ नहीं सकता, तो क्लास में बैठ के कोप अप कैसे करूं। तो इसका सोल्यूशन के लिए लर्निंग एड्स को समझने के लिए एक दरियागंज में श्रॉफ हॉस्पिटल है, वहां पे किसी ने बताया कि कोई सेल है जहां पे जा सकते हो और वहां पे आपको कैसे पढ़ें वो बताएंगे। तो जब वहां गया तो वहां पे पहली बार आई वॉज इंट्रोड्यूस टू टॉकिंग कंप्यूटर, जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर था जॉज। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना कि ओके नाउ देयर इज अ टॉकिंग सॉफ्टवेयर, लेकिन उसकी बात भाषा समझ नहीं आती थी, रोबोटिक लगती थी काफी ज्यादा। और रोज दरियागंज जाना मेरे घर से बहुत दूर पड़ता था, बिकॉज मैं साउथ दिल्ली में रहता था। तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि एक नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड है आरकेपुरम में, वो मेरे घर से नियरेस्ट होगा, तो मुझे वहां जाना चाहिए। तो वहां गया तो वहां देखा कि एक अलग ही दुनिया है। मैं इतनी मेहनत करके 12th क्लास के एग्जाम्स दिए, मैंने पास किया। ग्रेजुएशन से पहले सबसे पहली स्ट्रगल तो वही थी, 12th क्लास के एग्जाम्स पास करना। उसमें मेहनत करी काफी और अच्छे नंबर्स लाया, तभी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ। लेकिन अब चैलेंजेस बढ़ गए थे क्योंकि एजुकेशन बहुत ज्यादा थी, किताबें बहुत ज्यादा थी। स्कूल की पढ़ाई तो मेरी मदर ने मेरे को रीड आउट करके पढ़ दिया, मैंने याद कर लिया, मैंने इस तरह से करा, लेकिन कितनी किताबें पढ़वाऊं उनसे भी। तो वहां जाके पता लगा कि ये कंप्यूटर है जो थक नहीं सकता, ये कितना ही पढ़ सकता है, कितना ही बोल सकता है, जितना आप में एनर्जी है उससे उतना ये चलेगा। तो वहां पे पता लगा कि किताबों को इस तरह से स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है और फिर कंप्यूटर जो है आपको ये रीड आउट करके बताता है उस सॉफ्टवेयर के थ्रू। लेकिन वहां पे ये चैलेंज था कि आप अपनी किताबें जैसे लाए हो, वहां पे और स्टूडेंट्स अपनी किताबें लेके आते हैं, वहां पे उनका अपना बहुत सारा काम होता है, स्कूल के लेवल पे इतनी मेहनत, इतना काम करते हैं, तो पॉसिबली एक ऑर्गेनाइजेशन इतने बच्चों को कैसे केटर करे। तो वहां से ये समझ आया कि एक स्कैनर होता है, ये स्कैनर अगर मैं खुद खरीद लूं तो ये काम आसान हो सकता है। तो मैं क्या करता था, स्कैनर खरीदा, कॉलेज से आता था, उसके बाद तब से लेके रात भर जब तक मेरे अंदर एनर्जी होती थी उतना स्कैनिंग करता था कंप्यूटर में। उसके बाद मैं सो जाता था और मैं स्टडी टेबल पे ही सो जाता था। तो
इतना थक जाता था स्कैन करते 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 करते। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठता था कॉलेज से पहले जो स्कैन हुआ होता था उसको पढ़ता था, फिर मैं कॉलेज जाता था। तो ये मेरी स्ट्रगल थी कि कॉलेज में मेरी ज्यादातर मेरा समय ना अपने आप को पढ़ाई को अवेलेबल कराने में ही लग गया जी। पढ़ाई तो शुरू तब करता जब पहले अवेलेबल होता, तो हमेशा पीछे रहा, टाइम में हमेशा पीछे रहा। इस चीज का चैलेंज को मैंने ठीक करने के लिए बस यही दिया कि मेरे पास इस समय है ही क्या करने के लिए, यही तो समय है, यही तो टाइम है जब पढ़ाई करके अपने आप को कुछ बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो सारा समय इसी में दे देते, दूसरा कुछ काम सोचा ही नहीं था कि बस पढ़ाई करनी, एक जुनून सवार था कि बस पढ़ना है। आपने ग्रेजुएशन की इंग्लिश में, इंग्लिश ऑनर्स में, हाँ मास्टर्स किया, बीएड की, म्यूजिक सीखा, हाँ लेकिन फिर आपने जॉब हासिल की बैंक पीओ की। हाँ तो ये क्या आपका टीचर बनने का सपना था, बाद में ये पीओ हाँ में तब्दील हुआ और वहां भी हाँ आपने रिजाइन कर दिया 10 दिनों में? फिर आपने अपना ग्रुप शुरू किया, स्कूल, हॉस्पिटल, डेंटल क्लिनिक्स। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला जो मेरा प्रश्न यही रहेगा कि आपकी एजुकेशन टोटली डिफरेंट थी और स्ट्रीम आपने डिफरेंट चूज किया, ऐसा क्यों? शुरू से एक ही स्ट्रीम में रहा मैं। मेरा यही था कि मेरे अंदर ना केवल मेरी मदर, मेरी नानी और मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, वो सब एजुकेशन में ही रहे। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो श्री जियाराम राय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पहले इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएट थे। वो किंग एडवर्ड द सेवेंथ जब आए थे इंडिया में तो उन्होंने उनके लिए एक इंट्रोडक्शन स्पीच दी थी। तो आज मेरे को महसूस होता है कि शायद कोई ब्लड स्ट्रीमलाइन है उनकी जो मेरे अंदर आ गई, जिस वजह से मेरे ये था। तो आई ऑलवेज हैड दिस ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ टीचर। मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता था। लिटिल आई न्यू कि मैं एक स्कूल का ओनर बन जाऊंगा, लेकिन मेरे को पढ़ाना ही था। जब मैं धीरे धीरे ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, बीएड करी, उसके बाद जब मैं ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता रहा, ब्लाइंड लोगों से जुड़ता रहा, तो उन्होंने ही मेरे को बोला कि देखो गवर्नमेंट जॉब लेनी जरूरी है, गवर्नमेंट जॉब होगी तो सब ठीक है, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो मैं उसी चीज के पीछे दिमाग में कि ये होती क्या चीज है, ये भी करके देखते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो सब लोग इतना इसके पीछे हैं। उस समय ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन जो मेरी है उसकी फाउंडेशन ले कर चुका था, एक प्रोजेक्ट डिजाइन हो चुका था, वो एक दिमाग में था कि वो करना है। उसके बीच में ये चीज आई, लेकिन तब मेरी आमदनी 1 रुपए की नहीं थी, लोन था बहुत ज्यादा, इस प्रोजेक्ट का लोन था, बहुत भारी लोन था। जो कुछ पैसे कमाए हुए थे वो सारे इसके अंदर लगे हुए थे, बहुत बड़ा रिस्क था ये। लेकिन फिर भी पता नहीं, देयर वाज समथिंग विच वाज नॉट राइट, कुछ था अलग सा जो कहीं बुला रहा था, कुछ अलग ही रास्ता था जिसपे चला रहे थे किस्मत। तो वहां से फिर जब बैंक का एग्जाम करके कि मैं देखूं कि ऐसी क्या चीज है जिसके पीछे सारी हिंदुस्तान में सभी जो स्पेशली एबल्ड हैं जो उसके पीछे हैं कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, बैंक जॉब होनी चाहिए, तो वो भी करके देखा, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। तो मैंने कोई भी चीज बिना ट्राई करे, बिना उसको महसूस करे, ऑब्जर्व करे, एब्जॉर्ब करे, ऊपर से देख के ना नहीं कहा किसी चीज को। जो चीज कर सकता था वो सारी चीजें करने की कोशिश करी, उनको एंजॉय करा, उनको एक्सपीरियंस किया और उसके बाद डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है। सारी चीजें कोई सिर्फ 10 दिन लगे आपको ये जानने में कि पीओ 10 दिन भी बहुत ज्यादा थे, 10 दिन भी बहुत ज्यादा थे। मैं ऐसा क्या हुआ? परेशान हो गया था। मतलब लोग काफी मेहनत करते हैं पीओ बनने के लिए, हाँ, सालों साल लग जाते हैं। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि नो डिसग्रेस टू द जॉब, और जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है डेफिनेटली, बट समहाउ मेरा मन इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं थोड़ा आर्टिस्टिक था शुरू से। मेरे को कमांड करने का शौक था। मेरे को पढ़ाई करते करते इतने साल मेहनत करते हुए ना एक ऐसी हैबिट बन गई थी टाइम मैनेजमेंट की कि 1 घंटे के अंदर ये काम करना है, बिल्कुल टाइम क्लॉक की तरह एकदम माइंड में सारी चीजें सेट हो जाती थी। मेरे को वहां की लाइफ काफी स्लो लगी। मुझे लगा जो 1 घंटे का 2 घंटे का काम है उसको मैं पूरा दिन लेके कैसे बैठा रहूं, वो खत्म हो गया तो अब क्या करूं। क्या आपको वहां पर काम नहीं मिला? क्या आपको डिसेबिलिटी के नाम पे डिस्क्रिमिनेट किया गया? नहीं, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया। इनिशियली क्या हुआ, वहां पर भी जो वेलकम होता है एक तरह का, जो एक्सपीरियंस कराते हैं आपको, दे मेक यू फील कंफर्टेबल, दे गेट टू नो यू, आपको जानने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं। उल्टा वहां पे तो एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर था जहां पे लंच आवर में ना कुछ गेम्स खेलते थे, मेमोरी गेम्स टाइप। तो
3 out of 2 times I was the winner in those memory games also. तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना मेटल प्रूव नहीं कर पाया या उन्होंने डिसेबल्ड करके मेरे को एक कॉर्नर में बिठा दिया कि नहीं नहीं आप बैठो आराम से। नहीं, आई वॉज ऑलवेज विलिंग टू वर्क, और मैं काम मांगता था कि मेरे को काम बताओ, तो मेरे को काम देते थे, काम था भी, लेकिन वो खत्म हो जाता था। तो वो मेरे को ये बोलते थे कि अब आई डोंट नो कि मेरे को ये कहना ठीक है या नहीं, लेकिन सारा काम 1 घंटे में नहीं करना होता, तो मेरे को वो चीजें नहीं समझ आती थी। जी, इससे पहले कि तन्मय साहब हम आपके हॉस्पिटल्स के बारे में जाने, स्कूल के बारे में जाने, आपकी लाइफ के बारे में जाने, पहले हम बात करते हैं आपकी किताब के बारे में। ये आइडिया कब आया आपके माइंड में, और ये किताब का टाइटल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कैसे आपने रखा, और थोड़ा सा लिसनर्स को बताएं इस किताब में क्या है और कहाँ से बाय कर सकते हैं हम। जो ये किताब है मेरी, इसका टाइटल है लॉन्ग टाइम नो सी, अ जर्नी थ्रू आईज ऑफ द ब्लाइंड। ये एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है जो स्लैंग लैंग्वेज में यूज किया जाता है। लॉन्ग टाइम नो सी, इसका मतलब होता है बहुत दिनों से दिखे नहीं। जब हम बहुत दिनों बाद किसी दोस्त से, किसी अपने क्लोज वन से मिलते हैं तो ऐसे बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। तो यहाँ पे मैंने वर्ड प्ले किया है, मैं कहना चाहता हूं बहुत दिनों से दिखा नहीं, अ जर्नी थ्रू आईज ऑफ द ब्लाइंड, एक जर्नी एक ब्लाइंड व्यक्ति की आंखों से। तो ये भी अपने आप में एक आयरनी है कि आंखों से जो ब्लाइंड है वो कैसे देख सकता है या क्या दिखा सकता है। तो ये किताब जब पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई। इस चीज का आइडिया मेरे को 2016 में आया, जब मैं डायरेक्टली व्हेन आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू बी इन द कंपनी ऑफ ब्लाइंड स्टूडेंट्स। सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली के अंदर, आरकेपुरम में, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। वहां पे मैं सॉफ्ट स्किल्स और इंग्लिश कोचिंग कराता हूं। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जहां मेरे को एक्सपीरियंस हुआ इतने सारे ब्लाइंड बच्चों को के साथ इंटरैक्ट करने का और उनके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने का। तो ड्यूरिंग माय फर्स्ट बैच ओनली मेरे को ये महसूस हुआ कि सिंस मैं अपने वर्ल्ड में अकेला ब्लाइंड था, क्योंकि ना मेरा कोई दोस्त है, ना मैं किसी चीज से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से एक्टिवली कोई जुड़ा हुआ था। मैं कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में गया हूं तो सिर्फ जॉज इंस्टॉल कराने, जिसका नया वर्जन होता था, हेल्पलाइन मैक्सिमम, दैट्स इट। वो ही मेरी रीच थी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब मैं इंटरैक्ट किया वन ऑन वन, देन आई रियलाइज्ड, आई सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि कितना कुछ है जो मुझे नहीं मिला, जो मेरे को एज अ मेंटोर नहीं मिला, जो मैं आने वाली जनरेशन को ब्लाइंड के दे सकता हूं अपने एक्सपीरियंसेस से। जो गलतियां मैंने करी, जो सही रास्ता है, तो मैं उनको गाइड कर सकता हूं कि क्या करने की जरूरत है, मेहनत किस डायरेक्शन में करने की जरूरत है, किस तरह से एक सोच डेवलप करने की जरूरत है सक्सेसफुल होने के लिए। डिसेबल्ड हो जाना, विजन लॉस हो जाना इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज पढ़ाना उनको, वो पढ़ाते पढ़ाते मेरे को आया कि मेरे को लिखना है, और मैं लिखना शुरू किया। मैं डेली अपने एक्सपीरियंसेस जो फील करता था ना, वो मैं लिखना शुरू कर। मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन में जाना एक नई चीज थी, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना, टेक्नोलॉजी को समझना, वहां पे किस तरह से काम किया जा रहा है, बच्चों का क्या लेवल है जो वहां पे आते हैं, जो बिगिनर लेवल होते हैं, और उन्हें कहाँ पहुंचना है, और वो जो बीच का जो गैप है उसको ब्रिज कैसे करना है, मैं उसके बारे में सोचता था। आई यूज्ड टू प्रिपेयर सो मच बिफोर एवरी लेसन दैट आई यूज्ड टू गिव इन माय क्लास, कि क्या सिखाऊं, कैसे सिखाऊं बच्चों को। तो वो करते करते इस किताब का मेरे जहन में आया कि मेरे जैसे एक्सपीरियंसेस हैं, इनके भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं, इनसे सीख के और खुद के अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से क्यों ना मैं एक बुक लिखूं दैट कैन सर्व एज अ मैनुअल टू अंडरस्टैंड ब्लाइंड पीपल, नॉट जस्ट फॉर साइटेड पीपल टू अंडरस्टैंड ब्लाइंड पीपल, बट ऑल्सो कि ब्लाइंड लोग भी समझें कि ब्लाइंडनेस कोई कर्स नहीं है। मानता हूं बहुत तकलीफ है, एक सेंस अगर काम करनी बंद कर जाए, यस डेफिनेटली है, बट बाकी सेंसेस को इक्वली स्ट्रांग बनाया जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ ये चीज मेरे एक्सपीरियंसेस थे कि सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है फैमिली से ही, वो चीज मैंने फेस नहीं करी क्योंकि मैंने हमेशा प्रूव किया अपने आप को। तो इन बच्चों को रादर देन नेगेटिव देखें, टू सी दैट द ग्लास इज हाफ एम्प्टी ऑल द टाइम, उनको बोला कि मेहनत करके अपने आप को प्रूव करना सीखो। पेरेंट्स डोंट ट्रस्ट अस, हमारे पेरेंट्स हमें अकेले आने जाने नहीं देते, हमारे पे उनको लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो क्या ये इनसिक्योरिटीज मेरे पेरेंट्स को नहीं थी? मैंने सोचा हाँ थी, बिल्कुल थी, लेकिन मैंने अपने आप को प्रूव किया। पहले दिन चोरी से निकला था अपने घर से कि देखता हूँ कहाँ हो गया, कहाँ तक जा सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस तो आपको अपने पेरेंट्स के अंदर डालना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देना कि पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करते तो वो ट्रस्ट आएगा कैसे? तो ट्रस्ट को लेकर आना,
उसी के बारे में ये बुक है कि पेरेंट्स समझें अपने बच्चों को भी, कि बच्चों को सिर्फ ये कह देना या उनको हद से ज्यादा एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट देना वो सबसे हार्मफुल है आज किसी भी फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी के लिए, किसी भी बच्चे, किसी भी स्टूडेंट के लिए। पेरेंट्स को सपोर्ट ऐसा करना चाहिए कि उस सपोर्ट में साथ साथ एक पुश भी हो। तो मेरे साथ इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स जस्ट बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वर्ल्ड जहां पे रूल्स थोड़े से डिफरेंट है। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि उन रूल्स को समझ जाओ। इस किताब का टारगेट ग्रुप क्या है? इस किताब का टारगेट ग्रुप है सबसे पहले मेरे फेलो ब्लाइंड फोक्स, उसके बाद फैमिलीज जहां पर ऐसे बच्चे हैं, उसके बाद जो लोग हमारे साथ एक्टिवली हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे इनिशिएटिव से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक बेहतर इंसाइट देना। क्योंकि बहुत बार ना सिर्फ आना, बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिता लेना या बच्चों के लिए कुछ चीजें प्रोवाइड कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब तक उस प्रॉब्लम को समझोगे ही नहीं डीप में अंदर जाके, आप उससे अच्छे से जुड़ नहीं सकते। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लोग जिनको सेंसिटाइज होने की जरूरत है टुवर्ड्स ब्लाइंड पीपल। आप मानोगे मेरी रिसर्च या मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, लोगों को ब्लाइंड की सिर्फ एक ही डेफिनेशन पता है, या तो ब्लाइंड है या साइटेड है। उसके बीच के अंदर कितनी वैरायटी है। मैं अपने आप में एक वैरायटी हूं अलग, कि कोई मेरी आईज को देख के फिजिकली बता नहीं सकता कि मैं ब्लाइंड हूं या नहीं। मैं इतना अच्छा डिस्गाइज कर लेता हूं, पर्सनैलिटी को उस तरह से बना रखा है कि कोई बता नहीं सकता कि विजुअल इशू हो सकता है इनको, लेकिन है। उस चीज को समझेंगे कैसे? तो वो लोग जिनको सेंसिटाइज होने की जरूरत है टुवर्ड्स ब्लाइंड पीपल, कि हम अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, हम क्या क्या केपेबल है करने के लिए, कहां कहां हमें सपोर्ट की जरूरत है, उन चीजों को समझने के लिए। और प्लस लोग एडवेंचर ट्रिप्स पे जाते हैं नई जगहों को समझने के लिए, नई ज्योग्राफीज को, नए मौसम देखने के लिए, नए पहाड़, नई नदियां। तो ये भी एक तरह के लोग हैं जिनको समझना जरूरी है। क्यों नहीं समझा जा सकता? इट्स सो वंडरफुल टू नो न्यू काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट पीपल। इजंट इट वंडरफुल कि एक ब्लाइंड बच्चा कैसे अपनी पढ़ाई कर लेता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब तक पहुंच जाता है, फैमिली भी संभालता है। कुछ ऐसे हैं जो म्यूजिशियंस बन गए, बिजनेसेस कर रहे हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। कैसे? वो लोग जो ये सोचते हैं 5 मिनट अगर लाइट चली जाए, डार्कनेस, दे फील हैंडीकैप्ड। बट जिनकी लाइफ पूरी डार्कनेस में है, दे आर मच मोर केपेबल एंड मच मोर वंडरफुल। इस किताब को हम कैसे पढ़ सकते हैं? 150 कंट्रीज में ये Amazon पे लॉन्च हुई है, फ्लिपकार्ट में इंडिया में अवेलेबल है। किंडल जो ई बुक है वो Amazon के साथ एसोसिएटेड है, तो ई बुक भी आप Amazon से डाउनलोड कर सकते हैं। नो मैटर किसी भी कंट्री में आप हैं, वहां पे आप किंडल में डाउनलोड कर सकते हैं। किंडल में अपना एक नरेटर है जो स्क्रीन से आपको किताब पढ़ के सुना सकता है। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत ऑडियो बुक भी बनी है। और यहाँ पे आई विल लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक NAB दिल्ली एक बार फिर से। दे हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी सपोर्टिव। एक ऑडियो बुक की तरह से ये बनी है, और जो हमारी NAB की एक लाइब्रेरी है सुगम्य पुस्तकालय, वहां पे ये अवेलेबल है, उधर से डाउनलोड की जा सकती है ये। और जो फेलो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, फोक्स हैं हमारे, वो इस बुक को सुन सकते हैं। क्या कॉस्ट है इस किताब की? Amazon और फ्लिपकार्ट पे ये 199 की है, और जो किंडल एडिशन है इसका, जो ई बुक है, वो शायद 180 की है। और सुगम्य पुस्तकालय पे ये फ्री है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट। आई थिंक वहां पे यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी टू हैव एक्सेस टू दैट बुक। तन्मय साहब, आपने फॉरेन में ये मॉडर्न एज इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सीखा है, ये क्या होता है? जी, मॉडर्न एज इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जो है, ये एक तरह का म्यूजिक है। मॉडर्न एज इसलिए कहते हैं इसको कि इसके अंदर जो सुर है और जो ताल है वो बिल्कुल बदल जाते हैं। जो कन्वेंशनल इंडियन म्यूजिक है वो सरगम पे चलता है, और सरगम से ही कोऑर्डिनेशन के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बीट्स डाल दें, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम जैसे गिटार्स या ड्रम्स या आर्टिफिशियल बीट्स, तो उसे हम मॉडर्न एज इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक कहते हैं। तो कोई भी गाना, चाहे वो एक प्यारी सी गजल ही क्यों ना हो जिसमें सिर्फ एक हारमोनियम और तबले का इस्तेमाल हुआ है, वो भी आज एक मॉडर्न एज रीमिक्स बनाया जा सकता है। उसके अंदर कुछ नई तरह की इलेक्ट्रॉनिक बीट्स अगर हम डाल दें, और ऐसा तो हमने कितना देखा, जो पुराने गाने थे आजकल तो सारे रीमिक्स हो रहे हैं। तो वही एक
वही एक सोच थी इसके पीछे, जो आज से कई साल पहले कहीं मैंने सीखी थी, बट दैट केम इन टू प्ले मच लेटर इन 2016. नो, आई थिंक 2012-13 में ही आ गया था, व्हेन हनी सिंह केम एंड ऑल दीज रिमिक्सेस स्टार्टेड हैपनिंग. तो ये उसी एज की ये म्यूजिक थी, बट ये आज तक रेलेवेंट है. और कहीं ना कहीं एक नॉर्मल इंडियन म्यूजिक तो कहीं खो गया है, बट जैसा लोगों की डिमांड है सप्लाई भी वैसी ही होनी चाहिए. चलिए तो कुछ सुनते हैं तन्मय जी का. Here we go. बहुत ही बढ़िया तन्मय साहब, मजा आ गया. तो इसमें कभी नहीं आपको लगा कि अब मुझे मतलब इसमें इस फील्ड में काम करना चाहिए प्रोफेशनली, शौकिया तौर पे नहीं? नहीं, मेरे को ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी, ये मेरी हॉबी थी. मैं इसमें अच्छा था, ये मैं जानता हूँ. आई वॉज गुड एट इट. मेरे आसपास के लोग भी मेरे को बताते थे. बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उस समय जो मेरी समझ थी या एक्सपीरियंस था लाइफ को लेके, मुझे लगता था कि जो मेरे जिस तरह के ड्रीम्स हैं, जो मैंने सोचे हैं, उनको फुलफिल करने के लिए अकेले आई कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दिस. मेरे को हमेशा ये था कि मेरे को कुछ बड़ा करना है. तो मेरे ड्रीम्स उस तरह के थे उस समय, उस एज पे. तो वो मेरे को पर्सनली लगा कि आई नीड टू वर्क हार्ड, आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल इन बिजनेस, आई नीड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, मल्टीप्लाई करना है मेरे को. अब ये बताएं तन्मय साहब हमें कि 26 साल की उम्र में लगभग आपने सोच लिया था कि आपको जैंकी मैक्स ग्रुप खोलना है. ये आपका फैमिली बिजनेस नहीं है, ये आपने शुरू? नहीं, मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में थे. तो इतना आपको लोन इजीली मिल गया, ये आपको लग रहा था कि ये पॉसिबल होगा? ये कन्विक्शन कहाँ से आई आपके अंदर? कन्विक्शन एक दिन की नहीं होती है. कन्विक्शन होना एक चीज है, और अपने पेरेंट्स को उस चीज में समझाना, उनको बताना एक चीज है. और ये कोई एक साल का प्रोसेस नहीं है, ये सालों की मेहनत है. वो ट्रस्ट है जो आपके पेरेंट्स को आपके अंदर होता है, आपको देख के सालों साल. कोई एक चीज नहीं थी कि मैं एक बार हारा या एक बार जीता. इट वॉज अ सीरीज ऑफ डिफीट्स, फेलियर्स एंड विक्ट्री आफ्टर दैट. गिरना, खड़े होना. तो एक पेरेंट्स का ट्रस्ट जीतना, एक पेरेंट्स को ये समझाना अपने एक्शन से, सिर्फ अपने वर्ड से नहीं, कि मैं काबिल हूं, मैं कर सकता हूं, भरोसा करो. एक टाइम आता है जब पेरेंट्स भी ये समझने लगते हैं कि इसमें कुछ बात है, ये कुछ करेगा. तो वो ट्रस्ट मेरे पेरेंट्स का मैंने गेन किया, और उनको मेरे अंदर आया ये ट्रस्ट. और हमने फिर ये चीज प्लान आउट करी. और मैंने मेरे फादर से भी यही कहा कि आप चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, मैं अपना बहुत अच्छे से देख लूंगा सारी चीज, डोंट हैव टू वरी. लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है, पेरेंट्स का ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है. और वो सिर्फ आप उनके बेटे हो ये इनफ नहीं है कि नेचुरली वो ट्रस्ट आ जाएगा, वो भरोसा आ जाएगा. आपको प्रूव भी करना पड़ता है अपने आप. साइटेड और नॉन साइटेड डजंट मैटर. मतलब इसको मैं एज अ पैरामीटर देखा ही नहीं कभी मैंने अपनी लाइफ में. और मैं तब तक मेहनत करा जब तक बाकी सब भी ये नहीं मान गए, एटलीस्ट मेरी फैमिली वाले, कि ये कोई बैरियर होता ही नहीं है. चीजें डिफरेंट तरह से करी जाती हैं. मैं देख के नहीं पढ़ सकता, याद कर सकता, मैं सुन के याद कर सकता हूँ. बस एक तरीका ही तो बदला है. डिसेबिलिटी कहाँ है यहाँ पे? डिसेबिलिटी तो कहीं भी नहीं है.
थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताएं आपके कितने क्लिनिक्स हैं, स्कूल और हॉस्पिटल के बारे में। जी, हॉस्पिटल एक है, 20 बेडेड हॉस्पिटल है, और एक मेरा स्कूल है प्राइमरी, और मेरे हमारी कंपनी के अंडर ही 3 डेंटल क्लिनिक्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो ये एक कंपनी के बैनर के अंडर आती है। डिड यू गेट इन्वेस्टर्स इजीली? Investors? No, I didn't have one single investor. This is a sole proprietor business. ये सारा सिंगल ओनर का बिजनेस है ये। कैसे शुरू किया आपने? जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि अब ठीक है कि आपके पास एक आइडिया है, लेकिन उसको प्रैक्टिकलिटी में कैसे लाना है, आपको उसके लिए पैसा चाहिए। यू नीड मनी, और मनी कई बार क्या होता है, ये इन्वेस्टर्स और ये सारे FDIs और ये सारी कॉन्सेप्ट तो आ जाए हैं। पहले इन्वेस्टर्स कहाँ होते थे? पहले तो बस एक ही सोर्स होता था इन्वेस्टमेंट का, बैंक से लोन या खुद के पास पैसा हो, यही चीजें थी। पैसा जो है ना, पैसा बनाना कई लोग मानते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल, कई लोग सोचते हैं जिनका बन गया कि इट्स इजी। तो ये सबके लिए वेरी करता है। कई बार किस्मत बहुत साथ देती है, कई बार राइट डिसीजन एट द राइट टाइम बहुत हेल्प करता है। ये ऐसा नहीं कि ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट या इतना पैसा कोई घर में लेके बैठा होता है, ऐसे नहीं होता। आप अपने जब आपके माइंड में एक प्रोजेक्ट आता है, आपके माइंड में एक फिगर होता है कि आपको ये करना है, तब आप अपने पैसे को मूव करना स्टार्ट करो। आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करें जल्दी, उस हिसाब से आप रिस्क और इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट। मैंने रिस्क लिया कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी यूजलेस, बट उस प्रॉपर्टी की थोड़ी वैल्यू थी। उस यूजलेस प्रॉपर्टी को एक अपकमिंग जगह के अंदर इन्वेस्ट करना, और उस अपकमिंग जगह का फ्लरिश होना, और उस अपकमिंग जगह से टाइमली एग्जिट लेके कहीं और जाना, और वहां पर भी यही सेम स्टोरी होना। ये लक भी है, ये कुछ फॉर्चून भी प्ले करता है। कुछ विजन तो होता ही है, बट कुछ फॉर्चून का भी साथ देना जरूरी है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा। ग्रेटर नोएडा की बात करूं, फॉर्मूला 1 2009 के अंदर या 2010 था शायद, जो पहली फॉर्मूला 1 रेस थी वहां पे, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट थी। तब वहां पे जो रेट्स थे उस समय जब फॉर्मूला 1 हुई पहली, वो 3 टाइम्स हो गए। लेकिन कौन जानता था कि फॉर्मूला 1 कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाएगा इंडिया के अंदर। उस समय बायर था, वो किसी भी प्राइस पे बाय करने के लिए तैयार था, और सेलर नहीं था। जब भी ऐसी सिचुएशन रियल एस्टेट में आएगी, वो एक बबल है, वो बर्स्ट होगा, और वो बर्स्ट होता दिख रहा था, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज लगा रखी थी उस समय उस गेम, उस स्पोर्ट के ऊपर, इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट टैक्स। तो उस स्पोर्ट को मैं जानता हूं, क्योंकि बचपन से फॉलो करता था, कार्स का बहुत शौक था, फॉर्मूला 1 रेसिंग को बहुत अच्छे से समझता था, पढ़ता था बहुत उसके बारे में। वो जो तरह की चीजें हो रही थी ना, वो सर्वाइव नहीं कर सकता था स्पोर्ट। वो एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, और इंडिया में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और वो था जो उस समय जो उन्होंने दिया, वो पॉसिबल था ही नहीं। कहीं ना कहीं एक था, ये रियल नहीं है। टाइमली वहां से एग्जिट लेना, प्रॉफिट लेके 3 टाइम्स, और फिर उसको एक बार और सर्कुलेट करना उसी पैसे को, ये लक था, फॉर्चून और कुछ विजन। दैट्स हाउ वी गॉट द कैपिटल। तो ये सारा गेम सिर्फ 1.5 साल का है पैसे को मल्टीप्लाई करने का। ग्रेट। तो आपका फ्रेंड सर्कल था, ये जो चीजें हैं ये आपने कहाँ से सीखी? क्योंकि आपने स्टडी तो इंग्लिश में की है, जो एजुकेशन में की है, तो ये पढ़ते थे आप इसके बारे में, ये कैसे आपके माइंड में था? देखो, जब मेरे को ये था कि जब पढ़ना सीख गया था मैं एक सेकंड लाइफ के अंदर, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर में आप देख के पढ़ते हो, जब आफ्टर में जब एक नए तरीके से पढ़ना सीख गया था, तो शौक तो पढ़ने का शुरू से ही था। अब स्पोर्ट्स खेल नहीं सकते हैं, ड्राइविंग कर नहीं सकते, बहुत सारी चीजें हैं जो कर नहीं सकते। अब या तो उनको देखते रहो कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, या देखो कि इस सिचुएशन में अब क्या क्या कर सकते हो। तो बस वही था कि नॉलेज गेन करी, पढ़ने का शौक था, इंटरेस्ट था हर चीज में, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, रियल एस्टेट हो, कार्स हो, फैशन हो, कोई भी चीज हो, हर चीज में शौक था, आज भी है। तो कुल मिला के स्टडीज की हर एस्पेक्ट में स्टडी, लोगों के बीच में जब बैठते थे, लोगों की बातें, मे बी इफ यू आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, लेकिन आप सुनते हो, सारी बात आप सुनते हो, कहीं ना कहीं से आपकी ना एक सोच डेवलप होती है। अगर आपका माइंड में, अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, तो आप हर चीज जो एब्जॉर्ब कर रहा है आपका ब्रेन, आपके कानों से आप सुन के जो ब्रेन में लेके जा रहे हो, हर चीज को आप एनालाइज करते हो। आपके पास प्रीवियस उसकी जो फाइल्स हैं, उनसे जो न्यू लर्न्ड इंफॉर्मेशन है, उसको आप आपस में एनालाइज करते हो। इसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। और आप अपनी एक सोच बनाते हो कि हाँ, ये ऐसे सीक्वेंस में चीजें हैं, इसका मतलब ऐसा कुछ है, या होगा, या हो सकता है। कुछ ऐसा नहीं कि डिसीजन सारे ही ठीक होते हैं, कई फेल भी होते हैं, नुकसान भी बहुत होते हैं, लेकिन एक टाइम आता है
जब आपके अंदर ना लॉस बेयरिंग की कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की ना वो बढ़ जाती है। जब टाइम था कि जब लॉस के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, तब विद ग्रेस ऑफ गॉड फॉर्चुनेट रहे, आगे बढ़े। तब वो थैंकफुली सिचुएशन नहीं देखी, लेकिन उसके अपने अलग चैलेंजेस थे। प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, बिजनेस बैकग्राउंड से ना होना, बिजनेस की सेंस ना होना, बिजनेस में बैठ के बिजनेस सीखना, बहुत सारी चीजें। हु सपोर्टेड मी? मैं एक्चुअली, जब आपने क्वेश्चन पूछा ना, आई एम गोइंग बैक, मैं अपने मेमोरी के अंदर जा रहा हूँ कि पीछे क्या क्या सपोर्ट था, किस चीज में सपोर्ट चाहिए था, या क्या सपोर्ट चाहिए था और क्या मिला, पता नहीं। ये तो बस गिरते गिरते चलते चलते सीखे। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, दिस इज द ट्रूथ। आई स्टार्टेड माई स्कूल विद जस्ट वन किड, एक स्टूडेंट था और एक टीचर थी। और मेरे को एक्सेप्ट करने में आज कोई शर्म नहीं है और बहुत ही गर्व है कि वो टाइम था व्हेन आई कुड नॉट अफोर्ड द क्लीनिंग स्टाफ ऑफ द स्कूल, और मैंने खुद सफाई भी करी है अपने स्कूल की। फिर 1 से 2 से 4, 2 से 4 और 4 से 6 कैसे बने, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे स्कूल में जब भी कोई पेरेंट आता था, वो ये बोलता था स्कूल में बच्चे तो है नहीं, कैसे हम अपने बच्चे को डाल दें, दे यूज्ड टू गो बैक। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो मेरा स्टाफ था हॉस्पिटल में, बिकॉज हॉस्पिटल वाज रनिंग फाइन, क्योंकि हॉस्पिटल आपको पता है एक ऐसी चीज है हिंदुस्तान में जो जिसकी जरूरत है ही, डॉक्टर्स कम है, पेशेंट ज्यादा है। तो जो स्टाफ था, उनके बच्चों को, जैसे गार्ड है उसके बच्चे, मेड्स है उनके बच्चे, या इधर उधर से जहां से बच्चे मिलके, मैंने बोला फ्री, जस्ट कम, आओ पढ़ो, बच्चे तो दिखे स्कूल में। वो एक स्ट्रैटेजी थी कि ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि बच्चे नहीं है स्कूल में। अरे स्कूल तो अच्छा है, आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीजें हैं, बट बच्चे नहीं है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे करी कि बच्चे दिखाओ जी देखो बच्चे हैं, क्लास चल रही है। फिर वहां से देयर वाज नो लुकिंग बैक। लेकिन टिल टुडे वो बच्चे पूरे एंड तक पढ़े, पास आउट हुए। उसके बाद आज भी सारे स्टाफ के जितने भी बच्चे हैं, सबको मैं ही पढ़ाता हूं। ग्रेट। दैट इज वन थिंग दैट आई डू। कि वो समय था, स्टाफ बदल जाता है, लेकिन जो एक चीज है जिसने मेरे को सपोर्ट किया, जो मैं जानता हूं, शायद वो उस बात का उतना मीनिंग भी नहीं समझते। दैट्स व्हाई आई कंटिन्यूड टू डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर, ईयर्स आफ्टर ईयर्स, और आज बिल्कुल वैसे ही है। तो क्या आपका स्कूल इंक्लूसिव है? मेरे पास मेरा स्कूल इंक्लूसिव नहीं है, लेकिन मैं किसी स्टूडेंट को ना नहीं कहता। मेरे पास ऑटिस्टिक स्टूडेंट आता है, स्पीच थेरेपी जिनकी जरूरत है, जो बोलना ही नहीं सीखे, 4-5 साल के हो गए, मैंने उनको भी अपने स्कूल में एडमिशन लिया, ये चैलेंज के साथ कि कर पाएंगे, कर सकते हैं, बिना सोचे समझे सिर्फ ना कह देना इज नॉट द राइट वे। देयर इज अ वे, हो सकता है। 70% रिजल्ट अच्छा ही रहा उसमें भी। कुछ चीजें हैं जो शायद मेडिकल सपोर्ट ज्यादा चाहिए था जहां पे। आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ? विद माई लाइफ, यस, आई एम सेटिस्फाइड, बिकॉज मैंने जितना मैंने लाइफ में सोचा था, गॉड हैज बीन वेरी ग्रेसफुल, वेरी काइंड टू मी। मेरे को दिया ही है गॉड ने हमेशा। अब आप नैब में भी पढ़ाते हैं? मैं नैब में 2016 से पढ़ाता हूँ। तो हाउ डू यू मैनेज थिंग्स? आप स्कूल भी रन कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी रन कर रहे हैं, डेंटल क्लिनिक्स भी हैं, किताब भी लिख रहे हैं, कैसे? कई बार टायरिंग हो जाता है, कई बार लगता है कि टू मैनेज, आई लाइक टू मैनेज थिंग्स। मेरे को चीजें मैनेज करना बहुत अच्छा लगता है, टाइम के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक मेरे को पता है कि एग्जैक्टली 9:20 पे आई हैव टू लीव टू रीच नैब, बिकॉज आई हैव टू टेक अ 10 AM क्लास। 12 PM exactly I have to leave. I have to come back to school 12:40. Morning half जो है मेरा, वो स्कूल में जाता है। So I wake up at 5 AM. I do my personal things because बाकी मेरे को पर्सनल करने का कभी टाइम नहीं मिलता। पर्सनल चीजें जैसे मेरी अपनी फिटनेस, स्कूल एक टाइम पे पहुंचना, सारी चीजें सेट करना, और सबसे अच्छी चीज जो मैंने हमेशा अपने स्टाफ के अंदर मैंने डालने की कोशिश करी कि बिकम लीडर्स। मेरे पे डिपेंडेंट मत रहो, लर्न टू टेक डिसीजंस। मैं ऊपर से डिसीजंस देता रहूं और तुम करते रहो, नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो तुम्हारी ग्रोथ क्या है? तुमने क्या सीखा? हर चीज मेरे से पूछना आके, नहीं, मैं उसको अलाउ ही नहीं करता। मैं उस चीज के लिए अप्रोचेबल हूं ही नहीं। मैं आइडियाज के लिए अप्रोचेबल हूं। यू कम विद अ न्यू आइडिया, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। बट ये वन वे ट्रैफिक की मैंने बोल दिया मास्टर की तरह, आप हो स्लेव, आपने काम कर दिया, सैलरी ले लिया, आप चले गए, तो फिर ग्रोथ कहां है? जब तक मैं बोलता रहूंगा तब तक तो वो कर लेंगे, और जिस दिन मैं अवेलेबल नहीं उस दिन खत्म। सो हाउ विल वी ग्रो? सो दैट्स व्हाई आई एम एबल टू मैनेज थिंग्स, बिकॉज मैं अपने पीछे उनको इतना ट्रेन कर चुका हूं अब कि मेरी एब्सेंस में दे हैव लर्न टू टेक डिसीजंस। उनको वो कॉन्फिडेंस है कि वो कर सकते हैं। मैंने हायरार्की ऐसी बना रखी है कि कौन मैनेज करेगा, हु इज इन चार्ज, हु इज द इंचार्ज अंडर दैट इंचार्ज। वो पूरा एक वेब बना रखा है। आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज जिमिंग, फिटनेस को लेके कोई भी एक्टिविटीज जो है
मैंने काफी साल मार्शल आर्ट्स किया है, मुझे बहुत शौक है। जिमिंग का मेरे को बहुत शौक है, क्रिकेट देखने का मुझे बहुत शौक है, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है और मेरे को पढ़ने का शौक है, नॉलेज गेन करने का। और अभी मैंने अपने एक और ये हॉबी को, एक पैशन को मैंने अंजाम दिया अपनी इस बुक के थ्रू। तो ये सब मेरी हॉबीज है। गोल क्या है? व्हाट इज द एंड गोल? एंड गोल नहीं, आई फील दैट आई बिलीव इन मेकिंग स्मॉल गोल्स। आज मेरे को ये गोल नजर आता है कि आई हैव टू डू दिस, सो आई वर्क टुवर्ड्स दैट। बहुत फार अवे गोल्स नहीं बना पाता मैं, क्योंकि बहुत फार अवे गोल्स अचीव करना इज वेरी डिफिकल्ट। मैं स्मॉल गोल्स बनाता हूँ और स्मॉल गोल्स को धीरे धीरे अचीव करता जाता हूँ। वंस आई रीच देयर, जब मैं वहां पे एक फ्लैग होइस्ट कर देता हूँ, देन आई स्टार्ट लुकिंग एट अनदर पीक। क्या मैसेज रहेगा तन्मय साहब हमारे लिसनर्स के लिए आपका? और प्लीज शेयर योर ईमेल विद अवर लिसनर्स अगर वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है tanmay.jain@gmail.com। I will spell it also, tanmai.jain@gmail.com। और मैसेज मेरा यही रहता है सभी को, मैं जिनको भी मिलता हूँ सबको यही बोलता हूँ कि खुश रहना इतना मुश्किल नहीं है। अगर जिंदगी को एक पॉजिटिव तरह से देखा जाए तो मुश्किल कुछ है ही नहीं। हार्डवर्क करना जरूरी है, विल पावर होनी जरूरी है, और हमेशा जब भी कोई सेटबैक लगे ये मत सोचो कि ये परमानेंट है। लाइफ का चक्का ऐसा है कि वो घूमेगा ही। गॉड डजंट डिप्राइव यू ऑफ एनीथिंग, गुड और बैड। तो इट्स अ साइकिल। लाइफ के अंदर खुशी हो या गम हो, वो एक सर्कल है, वो साइकिल है, वो मिलेगा ही, वो चलेगा ही। थैंक यू सो मच तन्मय साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत मजा आया और बहुत कुछ आपकी लाइफ के बारे में जानने को मिला। और आई एम श्योर हमारे लिसनर्स इस इंटरव्यू को बहुत पसंद करेंगे और आपकी किताब को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट वाज वंडरफुल स्पीकिंग विद यू। तो आज हमने बात की तन्मय जैन साहब से, जो जैंकी मैक्स ग्रुप के ओनर हैं, स्कूल रन कर रहे हैं, नैब में बच्चों को पढ़ाते हैं, इनके हॉस्पिटल हैं, ऑथर हैं। इन्होंने जो किताब लिखी है बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है और आप सभी उस किताब को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। मेरे लिए बैंकिंग हमेशा से चैलेंज रहा है। मैं तो अपने भाइयों को ही भेज देती थी बैंक मेरा काम करवाने के लिए। और जब कहीं पैसों की जरूरत हो तो हमेशा किसी का साथ रहना जरूरी हो जाता था। लेकिन जब से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट एक्टिवेट कराया है, अपनी बैंकिंग मैं खुद करती हूँ, यूनियन स्पर्श डेबिट कार्ड के साथ। इसका खास डिजाइन, जैसे कि साइड में नॉच और लेटर यू जो कि ब्रेल में एम्बॉस किया गया है, हमेशा मुझे बैंकिंग के करीब रखता है। इसकी एक खास बात बताऊं? इसमें है अपनेपन का स्पर्श। अपनेपन का स्पर्श।